पढ़ते हैं ना, देखते हैं कितने समझ में आ रही कितनी नहीं आ रही। तो इसमें जब तक डंडा नहीं होएगा तब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। भूल रहे हैं आप लोग, आई वॉज अ स्टूडेंट वंस टू। ठीक है, चलें जी, क्लास वर्क नंबर 8 पे पहले आते हैं। क्लास वर्क नंबर 8 हमने हल्का फुल्का सा डिस्कस भी कर लिया था, उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो तो मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मेरे से कुछ पूछा था, उन्होंने ये कहा था, कंफ्यूजन उनको ये हो रही थी कि जो टायर्स है ना, हम पहली बात तो ये कि टायर्स का हमने काम करना है ना, बाइसिकल्स 2.8 में तो बाइसिकल्स हमारा फिनिश्ड गुड है, राइट। तो हम तो अपने रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, परचेज क्या करना है बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो अगर तो आप डीलर हो तो ऐसे पता है फिनिश्ड गुड ही आपने परचेज करना है, तो आप उसका ईओक्यू निकाल दो कि कितने फिनिश्ड गुड्स के आईटी यूनिट्स हमने परचेज करने हैं ताकि हम वो आगे सेल कर सकें। और अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आप परचेज क्या करते हो, रॉ मटेरियल। तो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल, ये मैन्युफैक्चरर वाला सवाल है, राइट। तो मैंने रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर पेयर ऑफ टायर्स को हम 1 यूनिट ले रहे हैं ना, ठीक है। आप एक टाइम पे दो टायर्स खरीद रहे हो, राइट। तो ये सारा ये 900 रुपीज क्या है पर पेयर है, यू डोंट हैव टू डिवाइड इट बाई 2। आपको एक टायर पे नहीं जाना, एक टाइम पे आप 2 टायर्स ही खरीदते हो, तो यू हैव टू कीप इट दैट वे। आपने कहीं पे भी आप इसको पर यूनिट ही समझे, 900 पर यूनिट, ठीक है, पर पेयर। इज दैट क्लियर। तो 2.8 में आई होप किसी को कोई और प्रॉब्लम अब नहीं है जी। वो स्टूडेंट है यहाँ पे जिन्होंने वैसे सवाल पूछा था कि 2 टायर्स को एक कंसिडर करेंगे। जी मैं लगाती हूँ, ठीक है फरजीन, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल था आपका क्लास वर्क नंबर 9, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे इंटरेस्टिंग है जरा देख लेते हैं। Modern Distributors Limited is a distributor of Carlton which is used in various industries and its demand is evenly distributed throughout the year. ठीक है, the related information is as under the annual demand in the country is 240,000 tons whereas MDL's share is 32.5% thereof. इसके अंदर हाँ जी, इसके अंदर आपका जो पीछे सोल्यूशन है उसके अंदर एक छोटा सा नहीं, इसमें एरर था, नहीं इसमें एरर नहीं था। क्लास वर्क नंबर 9 वाज फाइन, अगले सवाल के अंदर एरर था, ठीक है। अच्छा जी, एनुअल डिमांड इन द कंट्री इज 2 लाख। बाय द वे मैंने आप लोगों के चार्ट मिनिमाइज किया हुआ है, तो अगर कोई क्वेश्चन है आप टाइप कर दें, मैं थोड़ी देर बाद उसको देखती हूँ, ठीक है। तो एनुअल डिमांड इन द कंट्री इज 2,40,000। 2,40,000 पूरी कंट्री की कलेक्टिव डिमांड है। आपको किसकी चाहिए, आपको तो सिर्फ कार्ल्टन अपनी एमडीएल की चाहिए। एमडीएल का शेयर उसमें से कितना है, 32.5% देर ऑफ। तो अगर देखा जाए एमडीएल, पहली बात तो ये कि इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरर, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये कार्ल्टन एक जगह से खरीद के आगे बेच देगा, ठीक है। तो मुझे बात बताइए, टोटल जो कस्टमर्स डिमांड करते हैं पूरी कंट्री में वो है 2,40,000 टन। तो यानी कि एमडीएल कितना बेचता है, 32.5%। वो जितना बेचता है उतना वो खरीदेगा, है ना। तो एमडीएल का एक्चुअली एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, 2,40,000 का 32.5%। इज दैट क्लियर, यानी कि 78,000 टन। The average sale price is rupees 22,125 per ton, whereas the profit margin is 25% of cost. ये दोबारा किसकी बात कर रहा है, ये तो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है ना। और हमें क्या चाहिए होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें तो कॉस्ट चाहिए होती है, परचेज कॉस्ट चाहिए। तो क्या आप नहीं निकाल सकते, 25% ऑफ कॉस्ट से क्या मुराद हो गई, मार्कअप, है ना। दिस इज नॉट मार्जिन। आसिफ हुसैन, सही किया आपने, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज मार्जिन लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, 25% ऑफ कॉस्ट है, यानी कि मार्कअप है। वेरी गुड। तो यानी कि अगर हम अपने पास इसको जरा कहीं पे लिखना शुरू करें तो हमारे पास कुछ ये पोजीशन बनती है। क्या पोजीशन बनती है, हमारे पास ये पोजीशन बनती है कि हमारी ईओक्यू के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट कितना आ जाता है, 2,40,000 का 32.5%, ये हमने डिस्कस कर लिया, 78,000 यूनिट्स, ठीक है। और हमारी जो परचेज कॉस्ट है वो कितनी आ जाती है, वो आ जाती है सेलिंग प्राइसेस 22,125 इंटू हमें 100 चाहिए, हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है। वेरी गुड, दैट्स ओके मौजम, कोई बात नहीं। तो हमारे पास परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई,
ये हमारे पास आ गई है ना, परचेज कॉस्ट पर यूनिट। इज दैट क्लियर? और ये सारी चीजें आपकी ईओक्यू वाली आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेजिंग डिपार्टमेंट, यहीं पे रुक जाएंगे। परचेजिंग डिपार्टमेंट यानी कि वो डिपार्टमेंट है जो कि ऑर्डर्स प्लेस करता है, याद है कॉस्ट हमने परचेज साइकिल हमने पढ़ा था। परचेजिंग डिपार्टमेंट सप्लायर से कांटेक्ट करता है, वो ऑर्डर्स प्लेस करता है, यानी कि परचेजिंग डिपार्टमेंट के जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट ओनली है ना, वो हमारे रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्डर्स। यस और नो? जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारे हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग में, तो वो ऑब्वियसली बात है एक्सपेंस आउट होंगे, लेकिन वो इररेलेवेंट है ना। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हमने वो कॉस्ट एक्सपेंस आउट नहीं करना, हम एक्सपेंस आउट तो करेंगे, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईओक्यू वो हमारे इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो अगर इन्होंने आपको टोटल कॉस्ट दिए हुए परचेजिंग डिपार्टमेंट के, तो उसमें से आपने सिर्फ वेरिएबल पिक करने हैं जो कि वेरी करेंगे विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, the annual variable cost associated with purchasing department are expected to be rupees 4224 during the current year. It has been estimated that 10% of the variable cost relate to purchasing of Carlton. तो हमने क्या करना है, ये तो टोटल जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, कार्ल्टन के अलावा भी हो सकता है वो परचेज करता हो, तो 10% उसका जो है वो कार्ल्टन से रिलेट करता है, यानी कि 10% हम पे कर लेंगे फॉर ऑर्डर कॉस्ट। अब याद रखिएगा आप लोगों ने तो ऑर्डर कॉस्ट निकालते हैं, हमें पर ऑर्डर चाहिए, यस और नो? हमें इन्फॉर्मेशन ईओक्यू के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट पर ऑर्डर। तो अब कैसे करेंगे इसको आगे देखते हैं, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, हमें ये तो बताया नहीं गया कि कितने ऑर्डर्स करंटली आप प्लेस कर रहे हो। प्रेजेंटली एमडीएल फॉलोज द पॉलिसी ऑफ परचेजिंग 65,000 टन एट अ टाइम। अब हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, हमें ये बात पता लग जाएगी कि अच्छा प्रेजेंटली कितने ऑर्डर्स हैं, है ना। प्रेजेंटली तो 65,000 टन ऑर्डर कर रहे हैं, ये ईओक्यू नहीं है, ईओक्यू हमें कहेगा कि कैलकुलेट करें। ठीक है, तो वो अभी ईओक्यू के लेवल पे ऑर्डर नहीं कर रहा प्लेस, राइट। और इस साइज को यूज करते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी फ्यूचर का वेरिएबल जो है टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 4224,000। अब ये मेरे ख्याल से आपको मसला कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। कॉस्ट पर ऑर्डर की कैलकुलेशन क्या होगी, हम पहले क्या करेंगे, वेरिएबल परचेजिंग कॉस्ट ऑफ कार्टन। ठीक है, ये हम किस तरह से करेंगे, ये इन्होंने आपको बता दिया कि जी 10% जो है वो हमारा कितना है टोटल एक्सपेक्टेड ना, ये एक्सपेक्टेशन पे चल रहे हैं ना हम सारी, ये एक्सपेक्टेशन पे चल रहे हैं, फ्यूचर का क्या होगा, तो हमने एक्सपेक्टेशन को यूज करना है। 4224,000 का 10% आपने पिक कर लिया, ये कार्टन से रिलेट करता है। ठीक है, ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक्सपेक्टेड अगले साल की। हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करना है, हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या आप कर रहे हैं करंटली। ठीक है, करंट नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं आपके, वो कितने, अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे चेंज होंगे जब हम ईओक्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारा ऑर्डर साइज अभी 6500 है। तो हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट एनुअल डिमांड है 78,000 की, और करंटली हम ऑर्डर साइज हमारा 6500 यूनिट्स का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम करंट बेसिस के हिसाब से कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, 12 ऑर्डर्स। तो मुझे बात बताइए, क्या हम नहीं निकाल सकते कि हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा, 422,400 डिवाइडेड बाई 12। जी, इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात सबको समझ में आ जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मसला? इसमें किसी को मसला नहीं था, चले ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम अपेरेंटली नहीं था। अच्छा, तो किधर था प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा नजर आ रहा था कि किसी को हो रहा था कि 9 नहीं हुआ। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दूं, हमें क्या चाहिए, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, ठीक है समरा देखते हैं उसको, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, हमें कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए, हमें एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए। रिक्वायरमेंट में क्या था, रिक्वायरमेंट में ये था, calculate compute the amount of savings that can be achieved if MDL adopts the policy of placing orders, इसमें बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो पहले हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, राइट। तो ये हमें क्या चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकालने के लिए पहली बात तो ये कि आपको ये बात समझ में आ गई,
कार्टन से रिलेटेड परचेजिंग यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये तो हो गया 10% ऑफ 4224,000। अब आपको तो कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले के लिए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके कितने करंट, आप कितना ऑर्डर साइज फॉलो कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो 6500 टन, कितने टोटल खरीद रहे हो, टोटल खरीद रहे हो 78,000 टन, तो 78,000 टन अगर खरीद रहे हो 6500 के बैचेस में, तो कितनी दफा आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा होगा करंट बेसिस के हिसाब से, 12 दफा साल में, तो पर ऑर्डर आपको कितनी कॉस्ट आ रही है 35,200। क्लियर होगी हमजा बात? अच्छा जी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में किसी को कोई प्रॉब्लम? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या होगा, आपने परचेजिंग कॉस्ट निकाली है 1% जो है वो उसका हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है, तो 17,700 मल्टीप्लाइड बाय 1% यानी कि 177 यूनिट पर एनम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आपने क्या कर लेना है, मैं काम ही करती हूँ, मैं सोल्यूशन सामने ले आती हूँ, ठीक है। एमडीएल मेंटेन्स अ बफर स्टॉक ऑफ 2000 टन, इस बफर स्टॉक का सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, हाँ जी, होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, है ना, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट में उसका फर्क पड़ेगा कि आप एवरेज स्टॉक जो कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसमें ये चीज ऐड हो जानी है, ठीक है। तो अब हम जरा इधर आ जाते हैं, इसमें मुझे बता देंगे कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ तक तो हमने कर लिया, हमने ईओक्यू क्या निकाल लिया, हमने ईओक्यू निकाला 5569.89, ये आपके पास ईओक्यू आ रहा है ना, ये आपके पास ईओक्यू आ रहा है, तो आपने उसको सही से पता है राउंड ऑफ करना है, ठीक है, आपने राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करते हैं तो 5570 टन होता है, यानी आप इतना ही टन खरीद सकते हो, डेसिमल्स में नहीं खरीद सकते, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और ईओक्यू को आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है, टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो 5570 टन आपने खरीदने हैं, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनते हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको क्यों चाहिए, टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल, तो 78,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, एक ऑर्डर का साइज अगर 5570 होता है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे 14, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ऐसी बात है 14 ऑर्डर्स के हिसाब से आप जरा रीचेक कर लेंगे, ठीक है, क्या रीचेक करना है, थोड़ा सा यहाँ पे रिकैलकुलेशन करना आपको पड़ेगा, 14 ऑर्डर्स के हिसाब से जल्दी से कैलकुलेटर में डाल के ना ये चेक कर लेंगे कि अच्छा जी अगर मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेसिमल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, आपने ईओक्यू के केस में थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की थी, आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स के केस में थोड़ा राउंडिंग ऑफ की थी, तो आपको क्या करना है, आप जरा दोबारा से ऑर्डर साइज अपना रिकैलकुलेट कर लेंगे कि फाइनल मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 14, हालांकि आपने यहाँ पे कितना निकाला था, 14 से ज्यादा निकाला है ना, 14.0035, तो दिस इज मोर देन 14, राइट। अब फाइनल आपने ऑर्डर्स निकाले हैं 14, आपको एग्जैक्टली 78,000 यूनिट्स चाहिए पूरे साल में, तो मुझे बात बताइए, अब मेरा इसका मतलब है थोड़ा सा मेरा ऑर्डर साइज ऊपर नीचे हो जाएगा ना, हल्का सा फर्क पड़ेगा, लेकिन आपने एग्जैक्ट लेना है, ठीक है। अगर मैंने 78,000 यूनिट खरीदने हैं 14 ऑर्डर्स के थ्रू, तो मुझे एक्चुअली 5570 टन नहीं खरीदने पड़ेंगे एक ऑर्डर के, उसमें मुझे 5571 टन खरीदने पड़ेंगे, आपने एग्जैक्ट एक यूनिट का भी फर्क पड़ा है तो आपने उसको क्या किया है, आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, बात समझ आती है यहाँ पे कि क्यों रिकैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप 5570 टन को यूज करके कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, 5571 टन यूज करेंगे, ठीक है, आपने इस तरह से रिकैलकुलेशन करनी है। आगे चलते हैं, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल, ठीक है, पहली बात तो ये कि ट्रेड डिस्काउंट वाला सवाल तो था नहीं, तो इसमें हमने परचेजिंग कॉस्ट को तो नहीं लिया है ना, परचेज कॉस्ट को नहीं लिया, सिर्फ हमने कौन सी दो रेलेवेंट कॉस्ट को लिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? 985,833.5 ये आपके पास आता है टोटल ईओक्यू लेवल के ऊपर, और यही काम आपने किस पे करना है, यही काम आपने करना है करंट लेवल पे, यानी कि 6500 टन अगर हम ऑर्डर साइज लेते हैं तो उस पे हमारा टोटल कॉस्ट कितनी आती है 99765। तो क्या डिसाइड होगा हमारे पास कॉस्ट सेविंग। अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो आप यहाँ पे आपको फिर दोनों जगहों पे क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक या तो लें या सेफ्टी स्टॉक ना लें। मेरी बात समझ आ रही? क्यों इसमें इन्होंने क्या किया है, बफर स्टॉक कॉस्ट इज टू बी कंसिडर्ड इररिलेवेंट एज इट विल बी केप्ट कांस्टेंट एट बोथ लेवल्स। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए आप दोनों सिनेरियोज में, यानी कि ईओक्यू के अंदर भी आपने यही किया होगा ना, ईओक्यू के अंदर आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, ये जरा मुझे बता दें।
एट ईओक्यू। ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है ईओक्यू के लेवल पे, सिर्फ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 14 इंटू 35,200। नहीं किया हुआ सॉल्व क्या? लॉजिक में बता चुकी हूँ आसिफ साहब, इट्स टू एवरेज आउट द इन्वेंट्री, एवरेज यूज करना है, इसलिए हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। आप रेशियोज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, FR1 के अंदर आपको कहीं पे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज डेटर्स यूज करना होता है तो आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते हैं, राइट? और हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि ऑर्डर साइज हमारा मैक्सिमम इन्वेंट्री साइज है। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट में परचेज कॉस्ट क्यों नहीं ऐड की? परचेज कॉस्ट हमारी रेलेवेंट होगी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट के केस में, ठीक है? यहाँ पे हम भले 6500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें या हम ईओक्यू वाला ऑर्डर प्लेस करें, हमारा परचेज कॉस्ट पर यूनिट तो सेम होगा ना, तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी स्टॉक को भी इसी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेफ्टी स्टॉक भी आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से करवा रही हूँ जिस तरह हमने किया है, ठीक है जी। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ये होगी, एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी ये बात आप लोगों को पता है क्या? आपकी एनुअल कैरिंग कॉस्ट होगी इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक। आप क्या करेंगे, आपने एवरेजिंग आउट करनी है ना, ईओक्यू का लेवल क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 5571 टन, ठीक है? तो आपने क्या करना है, 5571 डिवाइडेड बाय 2, है ना? फिर आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं उसमें सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक आपका कितना है? मुझे जरा क्वेश्चन से देखकर बताएंगे सेफ्टी स्टॉक कितना है? 2000, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, प्लस 2000, है ना? एंड दिस होल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यस और नो? सबने इसी तरह कैलकुलेट किया है? ठीक है। दिस होल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 177। इस तरह से भी कर सकते हैं, आपका आंसर, आपकी जो सेविंग्स है ना वो अल्टीमेटली सेम ही आएंगी, ठीक है? ये कब किसी ने नोट किया कि अल्टीमेटली जो सेविंग्स है वो सेम आ रही है पीछे से? तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, 5571 डिवाइडेड बाय 2, दिस होल एक्सप्रेशन प्लस 2000। अच्छा, फिर ये दिस होल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 177, 8470। तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाती है दिस प्लस दिस। आई होप ये बात सबको क्लियर है। 1,339,833.5 राउंड ऑफ करेंगे तो 4 कर दें इसको। इसी तरह से फिर एट करंट लेवल, है ना, एट करंट लेवल यानी कि 6500 ऑर्डर साइज, है ना? ऑर्डर साइज करंटली हमारा कितना है, 6500। 177 कैसे आया हमजा? ऐसे कैरिंग कॉस्ट है ना, 1% ऑफ परचेज कॉस्ट। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ मोहसिन, यही मेरा पॉइंट है डिस्कशन का कि यू कैन ट्रीट सेफ्टी स्टॉक एज इररेलेवेंट और यू कैन टेक सेफ्टी स्टॉक, योर चॉइस, मर्जी आपकी। सोल्यूशन में इग्नोर किया हुआ है लेकिन आप कर सकते हैं कंसिडर इसको, मैं आपको यही बात बता रही हूँ, ठीक है? यही हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। चले जी, एट करंट लेवल मुझे जल्दी से बता दें, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का तो सेफ्टी स्टॉक से कोई नहीं भी फर्क नहीं आएगा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना सेफ्टी स्टॉक से। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इस केस में कितनी है, 12 इंटू 35,200, ठीक है? 12 इंटू 35,200, 422,400 आपके पास। अब एनुअल कैरिंग कॉस्ट पे आ जाते हैं। इस सिनेरियो में एनुअल कैरिंग कॉस्ट आपका कितना होगा? हमारे पास ये होगा 6500 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2000। अभी भी 2000 है ना सेफ्टी स्टॉक, है ना? सेफ्टी स्टॉक अभी 2000 है रिगार्डलेस ऑफ योर ऑर्डर साइज, मल्टीप्लाइड बाय 177, ठीक है? तो कितना आ रहा है ये एक सेकेंड, पैरेंथेसिस को मैं चले 929,250। अब टोटल कॉस्ट जरा मुझे बताएं, टोटल कॉस्ट आपकी, ऑब्वियसली बात है टोटल कॉस्ट तो डिफरेंट आएगी ना आंसर से, लेकिन अगर मैं सेविंग कैलकुलेट करूं तो मुझे बताइए, पहली बात तो ये कि आपका क्या डिसीजन होगा, आपका ईओक्यू कम आ रहा है ना? ये देखें 11,816 की सेविंग हो रही है, इधर है
सेविंग जरा देखें कितनी आ रही है इन दोनों में। इस सिनेरियो में सेविंग्स कितनी है? इतनी है ना? मेरे पास आंसर आप लोगों से डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? 11816 है, ठीक है, 11816, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोगों का आंसर सेम आएगा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे देखें ईओक्यू वाले लेवल पे भी 2000 मल्टीप्लाई हो रहा है 177 से, है ना, यानी कि जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है उसके अंदर सेफ्टी स्टॉक की एक स्पेसिफिक अमाउंट गई हुई है, और वो स्पेसिफिक अमाउंट कितनी है? 2000 इंटू 177, यानी कि 354000। ये बात समझ में आ रही है? हमारे पास ईओक्यू के लेवल पे जो हमने एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की है उसमें हो क्या रहा था? 2000 सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। तो यानी कि 847 के अंदर 354000 सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग वैल्यू गई हुई है, कैरिंग कॉस्ट गई हुई है, राइट। इसी तरह से जो 6500 हमारा ऑर्डर साइज है उसमें भी सेफ्टी स्टॉक का 2000 मल्टीप्लाई बाय 177 गया हुआ है, यानी कि 929250 में सेफ्टी स्टॉक से रिलेटेड अभी कॉस्ट कितनी गई है? 354000। तो क्या हम सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट को इररेलेवेंट कंसिडर करके उसको इग्नोर नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग ओनली? वैसे टोटल कैरिंग कॉस्ट में है, होना चाहिए सेफ्टी स्टॉक, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ ईओक्यू कैन वी कंसिडर सेफ्टी स्टॉक एज इररेलेवेंट? यस वी कैन, ठीक है, बिल्कुल वी कैन। आपका अल्टीमेट जो डिसीजन होगा इट विल बी द सेम एज इन द क्वेश्चन। और हमारा क्या है कि हमारा जो है वो सेविंग्स हमने कैलकुलेट कर लेनी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चले। अब बात समझ आ गई? तो थोड़ा सा इस तरीके से टैक्टफुली भी आप चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो आज हमने इस सवाल के थ्रू क्या देख लिया कि वी कैन इग्नोर सेफ्टी स्टॉक इफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज द सेम, ठीक है, फॉर बोथ द लेवल्स। कंसिडर कर ले तो मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। बफर स्टॉक सेफ्टी स्टॉक ही होता है, उसका कैरिंग कॉस्ट के अंदर इफेक्ट आएगा। जल्दी से आते हैं बिफोर थोड़ा टाइम हमारे पास ऑब्वियसली बात है आज कम है। तो अब हमने एक चीज जो पढ़नी है वो क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इसके ऊपर आते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इफ अ कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग, ये बस मैं दो बातें करके क्लास ऑफ कर दूंगी आज, ठीक है। If a company has a policy of maintaining finished good inventory based on next period sales, the amount of inventory is its cost. ठीक है। For example, if the policy is to maintain 1 month inventory based on next year's sales of 12,000 units, the amount of inventory would be the cost of 1,000 units. कुछ बात समझ में आई? क्या कह रहा है वो ये कह रहा है अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन में ये बता दूं कि मेरी पॉलिसी ये होती है, जैसे पता है क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक मेरा वो होता है जो कि अगले साल मैंने बेचना है ना। और क्लोजिंग स्टॉक की मैं थोड़ी सी पॉलिसी, मतलब मैं थोड़ी प्लानिंग वगैरह करती हूँ। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरे बिजनेस की पॉलिसी है कि हम क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते हैं ऑन एन एवरेज 2 महीने की सेल्स की एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन होती है। तो क्या मतलब हुआ कि मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स है ना वो इक्वेट करेंगे 2 महीने की सेल्स को। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा फ्यूचर में यानी कि नेक्स्ट ईयर की जो सेल्स है ये एस्टिमेटेड है, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि अब तक नेक्स्ट ईयर तो आया नहीं है ना। तो मेरे पास अगर नेक्स्ट ईयर की सेल्स 1.2 मिलियन यूनिट्स है, यूनिट्स में हम बात कर रहे हैं ना अभी सारी, अगर 1.2 मिलियन यूनिट्स मेरा एक्सपेक्टेड है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी बता रही हूँ, ये डिफरेंट होगी, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा 2 मंथ का सेल है ना, 2 मंथ के सेल के इक्विवेलेंट क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसके अंदर एक अंडरलाइन प्रिजम्पशन अजम्पशन हमें क्या लेनी पड़ती है कि जो अगले साल 1.2 मिलियन यूनिट्स में सेल करूंगी तो हर महीने इक्वल यूनिट सेल होंगे। आपने ये अजम्पशन पहले भी पढ़ी हुई है, अज्यूमिंग सेल्स आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, है ना। या आपने पढ़ा होगा FAR 1 में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन में मेंशन हुआ होता है। तो अज्यूमिंग के सेल्स आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो मुझे जरा ये बता दें 2 माह की सेल्स कितनी होंगी? 1.2 मिलियन ये यूनिट्स है डिवाइडेड बाय 12, है ना, हर महीने की सेल आ गई मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी?
इस हिसाब से 2 लाख यूनिट्स। इज दैट क्लियर? तो इस स्टेटमेंट में इन्होंने ये बात क्यों कही है, क्योंकि आगे जाके ये किसी सवाल में इस चीज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और ये सवाल जो है कौन सा है, दिस इज क्लास वर्क नंबर 10। ठीक है, ये वैसे तो मैंने सवाल आप लोगों को खुद करवाना था, तो इसलिए फॉर द टाइम बिंग मैं आपको सिर्फ ये होम असाइनमेंट दे रही हूँ। जैसा मैंने क्लास वर्क नंबर 9 जो है वो आपको होम असाइनमेंट देके उसमें से रेलेवेंट पार्ट डिस्कस कर लिया था। तो अब का आज का जो होम असाइनमेंट है दैट इज क्लास वर्क नंबर 10, और क्लास वर्क नंबर 10 में एग्जैक्टली यही बात हो रही है। क्या कह रहा है ये? एंडिंग इन्वेंट्री इक्विवेलेंट टू 15 डेज की सेल्स। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन्होंने बता दिए। यही कंफ्यूजन होता है ना कि कितने डेज इस्तेमाल करें साल में, कभी 360 होते हैं, कभी 300 होते हैं, तो उसने आपको बता दिया कि जी आपने 300 वर्किंग डेज के बेसिस पे करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक दिन की सेल्स निकालेंगे इन यूनिट्स और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो 15 दिन की जो होगी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। लेकिन अब सवाल ही उठता है, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ इस्तेमाल करना है? ईओक्यू के अंदर वो कंप्यूट कर रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना, एंड कैलकुलेट द एस्टिमेट द कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये तो हमने पहले कर चुके हुए हैं। तो मुझे बात बताइए, क्या हमने अभी तक किसी सवाल में क्लोजिंग स्टॉक लिया है? क्या क्लोजिंग स्टॉक हमने कभी इस्तेमाल किया है? नहीं। ईओक्यू के लिए तो आपको सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का कहाँ से आपका आ जाता है वो अब हम जरा देखते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मसला आ जाता है इधर। किधर आ जाता है? हो सकता है आपको सवाल में एनुअल रिक्वायरमेंट ना दी हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अगर आपको क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई तो इसका मतलब है आपको कंप्यूट करनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है? क्या होता है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितने यूनिट्स करने हैं, यही होता है ना। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे पूरे साल में कितने यूनिट्स खरीदने हैं, दैट इज गोइंग टू बी माय एनुअल रिक्वायरमेंट, यस और नो। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको नहीं दिया हुआ एनुअल रिक्वायरमेंट तो आप किस तरीके से एनुअल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे? इधर देखिए जी, आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा आता है। क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला, है ना। तो इसको हम यूनिट्स के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं ना। कितने यूनिट्स मैंने सेल किए वो मैं कुछ इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। हाँ जी, बात समझ आ रही है? ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला ही फॉर्मूला हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस, तो इसी को अगर हम यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास यही आ जाता है ना, मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे, मैंने फर्दर कितने खरीदे और कितने क्लोजिंग में रह गए। तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या होता है, मेरा यूनिट सोल्ड होता है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे जो यूनिट्स परचेज वाली बात की जा रही है, जो यूनिट्स परचेज है, यही तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है। एनुअल रिक्वायरमेंट कहें इसको, एनुअल डिमांड कहें, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, आपकी एनुअल डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम इफ यू आर अ डीलर इन केस ऑफ अ फिनिश्ड गुड एंड इन केस यू आर अ मैन्युफैक्चरर फॉर अ रॉ मटेरियल। इज दैट क्लियर? जी मोहम्मद शाहरुख साहब, मैं बस क्लोज कर रही हूँ उसको। तो आपके पास बात समझ आ रही है? तो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट इस सवाल के अंदर नहीं दी हुई, तो अब आप कैसे करेंगे? ये न्यू बिजनेस है, ये बता रहा है कि इट इज अ न्यू यूनिट। ठीक है, न्यू यूनिट है तो उसका मतलब है देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। आपको सेल्स दे दी गई हैं, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है, आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? एनुअल डिमांड। बाकी सारा सवाल वैसे का वैसे ही होगा। तो इसलिए आपने ये अटेम्प्ट करना है। आपको क्या कंप्यूट करना है? यू हैव टू कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि सोल्यूशन में पीछे एरर है। ठीक है, तो जो आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट है एस्टिमेटेड, उसमें आपका फर्क आएगा। ठीक है, एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इज दैट क्लियर? और इसके थ्रू मैंने एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि जी हम किस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे। जी, एनुअल डिमांड टोटल यूनिट्स परचेज है यूनिट। बेटा यहाँ पे हम क्या है, हम यहाँ पे डीलर है, हम यहाँ पे पेरेंट, अच्छा मैंने हम, हाँ यहाँ पे हम अपेरेंटली डीलर है। ठीक है, तो क्योंकि वो डायरेक्टली सेल्स की बात कर रहा है, तो यानी कि हम टोटल यूनिट्स परचेज की बात करेंगे। अगर तो ये मैन्युफैक्चरर होता तो आपको पता है यहाँ पे यूनिट्स परचेज के बजाय यूनिट्स कंज्यूम्ड आ जाना था, सेम फॉर्मूला यूज होगा फिर।
इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गिवन, नहीं तो जरूरी नहीं है ना कि ओ हाँ, ओपनिंग और क्लोजिंग अगर सेम है तो यस परचेजेस इज इक्वल टू सेल्स, वेरी गुड। और नॉर्मली हम अगर एक ही पॉलिसी हमारी में, लेकिन नहीं, फर्क हो सकता है ना मौजम। पिछले साल जो एक्सपेक्टेड सेल्स थी करंट ईयर की वो डिफरेंट थी, अगले साल की एक्सपेक्टेड सेल्स डिफरेंट होंगी। ऑब्वियसली बात है, हर साल जरूरी नहीं है कि हमारा सेल्स का लेवल सेम हो, तो पिछले साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री और इस साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंट भी हो सकता है ना। तो जो भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा आपने इस्तेमाल करना है, आपने सेल्स इक्वल टू परचेज को स्ट्रेट अवे नहीं लेना, ना लें तो बेहतर है, कंफ्यूज ये ना हो कि गलत आंसर आ जाए, ठीक है। अगर तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम है तो यस ऑफ कोर्स सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू परचेज यूनिट्स, यस। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट है, जो कि आइडियली डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि हर साल की सेल्स जो है वो डिफरेंट होती है, तो अगर सेल्स के बेसिस पे आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक वाज बेस्ड ऑन करंट ईयर की एस्टिमेटेड सेल्स, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल बी बेस्ड ऑन नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड सेल्स, तो आंसर डिफरेंट भी तो हो सकता है ना। तो क्लास वर्क नंबर 10 इज योर होम असाइनमेंट फॉर टुडे। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम अब आपको होना चाहिए या हो सकता है, ठीक है। कल फिर हम इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा तबीयत थोड़ी सेट रहे, आज अपलोड कर सकते हैं जी। करने चले, मैं भी क्लास के बाद जो है वो लिस्ट कंपाइल करने लगी हूँ ताकि कल फिर जो है जिसकी भी क्लास होनी है वो हो। फिर देखते हैं क्या करते हैं, मैं शुरू से भी डिस्कस करती हूँ कि मैं क्या स्टेप्स ले सकती हूँ, ठीक है। तो चले जी, यही तक रखते हैं फिर। कल इंशाल्लाह थोड़ा सा स्पीड में कोशिश करूंगी कि हो जाए हमारी और स्पीड अप हो जाए, तो प्लीज आप लोगों को थोड़ा सा अपना टेक्निकली, अगैन मैं बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में स्पीड लेकर आए और इस साथ देखते हैं क्या माजरा होता है फिर, ठीक है जी। इंशाल्लाह यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं।